राजस्थान में 1600 से लेकर 2000 मेगावाट की बिजली की कमी दिखाई दे रही थी। हमारे इस समय बरसात का मौसम, बरसात नहीं होने के कारण से पीक आवर्स में 16,000 मेगावाट से ज़्यादा की विद्युत की आवश्यकता है, जब सरकार के पास बड़ी मुश्किल से 13,075 यूनिट मात्र इनके पास है। 16,500 यूनिट के बदले में 13,000 से कम यूनिट आज उपलब्ध है, इसलिए कटौती की ओर सरकार जारी है। यह सरकार का असली चेहरा है। जहां एक और सरकार ने घोषणा की थी हम दिसंबर 2022 तक की पेंडिंग जितने भी आवेदन पत्र है कृषि कनेक्शन के वो जारी करेंगे, उसके अंदर ट्रंकी प्रोजेक्ट बनाया। ट्रंकी प्रोजेक्ट के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ। 2300 करोड़ का ट्रंकी प्रोजेक्ट, जिसमें 1,04,000 कनेक्शन को जारी करने थे, 3900 करोड़ पर यकायक पहुंच गया। उसी प्रकार सरकार ने विद्युत शुद्धिकरण के नाम पर जो अभी टेंडर किए हैं, उसमें टेलर मेड टेंडर करके एक दो कंपनियों को फायदा पहुंचाना की काम सरकार कर रही है। बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी अब आंदोलन की ओर करके जनता के दर्द का उजागर करेगी। मोटे तौर पर मुझे मोटी मोटी बात यही कहनी थी। और कोई दिग्विजय सिंह जी ने आज में कहा है कि चंद्रयान में बधाई तो है, लेकिन 17 महीने से इसरो के साइंटिस्ट को सैलरी नहीं मिली, उस पर क्या कहेंगे? इस पर 17 महीने से इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कहा सर ये कि उनको सैलरी नहीं मिली। देखिए, जब कभी भी इस देश का नाम दुनिया में बड़ा हुआ है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे पुलवामा की घटना में चीन की सेना को पीछे धकेलने का काम हो, चाहे हमारे अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान जो आज उन्होंने प्राप्त किया है, वर्षों तक जिसमें लगे रहे, उसकी बात हो, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जब उनके संज्ञान में ये बात थी कि इसरो के वैज्ञानिकों को वेतन नहीं मिला, तो इतने दिन चुप क्यों रहे? कौन से वैज्ञानिकों को नहीं मिला? कपोल कल्पित बातें करके, और उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने अथक प्रयास करके दुनिया के अंदर अंतरिक्ष क्षेत्र में इस देश का नाम किया, उनकी उन उपलब्धियों को छोटा करने की कोशिश की मैं निंदा करता हूँ। कैसे यात्राओं की तैयारी है, कहाँ तक पहुँचे और किस तरह से रूट तय हो गया? देखिए, यात्रा के अंदर अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आप लोगों से बात करेंगे और यात्रा की पूरी तैयारी है। यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 4 अलग अलग यात्राओं के माध्यम से हर विधानसभा के अंदर आम मतदाता के पास पहुंचने की कोशिश करेगी। जहां एक और सरकार की विफलताएं हमारे सामने है, केंद्र सरकार के शानदार 9 वर्ष का कार्यकाल हमारे सामने है, वहीं दूसरी ओर हम संकल्प किन संकल्पों के आधार पर राजस्थान की दुर्दशा से राजस्थान को मुक्त करने का प्रयास करेंगे, उन सारी बातों को लेकर हमने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। उस व्यापक कार्यक्रम के तहत ही हमारी ये कांग्रेस कह रही कि जन आक्रोश यात्रा निकालते, इसमें भी लोगों का जुड़ाव नहीं बना। जन आक्रोश यात्रा के अंदर हम गांव की चौपाल पर गए थे। जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से हमने एक पट्टिका रखी जिसमें 10 लाख से ज़्यादा शिकायतें इस सरकार के खिलाफ चार्जशीट के रूप में आई है। हमारा जो उद्देश्य था, जनता के बीच में जाकर जनता के भावनाओं के अनुसार जनता इस सरकार के बारे में क्या विचार रखती है और जनता के दर्द को उजागर करने का, उसमें हम कामयाब रहे। अब कांग्रेस सरकार की तरह हम नरेगा के कार्मिकों को सामने बैठाकर अपनी सभाओं को बड़ी सभा नहीं करते। हम जो लोग वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं, उन्हीं के साथ हम अपने विचारों का साझा करते हैं। ये राठौर साहब, एक बड़ा ही बाजार में बुद्धिजीवी में सारी विशेष करके चर्चा हो रहा है कि आप उसमें शरीक हुए थे कार्यक्रम में। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने अचानक इस्तीफा दे दिया, सेवानिवृत्त ले लिए, तो कहीं ना कहीं आप विपक्ष के नेता भी, आप भी तारीफ किए थे, हर कोई उनके काम को तारीफ कर रहे थे, तो क्या कहीं शंका की नजर आ रहा है क्या विपक्ष के नेता होने के नाते? किसी भी अधिकारी कर्मचारी का सेवा में रहने का अधिकार है, तो त्याग पत्र का भी अधिकार उसको संविधान प्रदत्त है। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया और निश्चित तौर पर जब विधायक आवास अच्छे बने तो उनमें अच्छा ही कहें। हम रचनात्मक प्रतिपक्ष के लोग, हम आलोचना के नाम पर आलोचना नहीं करते। सरकार अगर अच्छा प्रबंधन करती तो हम कहते हैं बिजली का प्रबंधन अलग है, बिजली का प्रबंधन लचर है तो कहेंगे लचर है। सर, कल सचिन पायलट ने भी कह दिया कि सेंटर में जो है वो बीजेपी फेल है और राजस्थान में विपक्ष भी फेल हो रहा है। सचिन पायलट जी से मेरा खुद का ही सवाल है, हम फेल है, पास है, जनता तय करेगी। आप क्या है, आपकी कथनी और करनी कहाँ है? आपने जब
लोक सेवा आयोग के सामने से पैदल यात्रा प्रारंभ करके जयपुर तक पहुंचे थे, तब आपने कसम खाई थी कि ये पेपर लीक और ये नौकरी के लूटने का उपक्रम बनी आरपीएससी, इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, इसको पूरा समाप्त कर देना चाहिए। मैं नौजवानों आपके छालों की कसम खाता हूं, मैं इस लड़ाई को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने एकाएक क्यों छोड़ दी? क्या कारण है कि लंबी लंबी बात गांधी जी की तस्वीर के सामने करने वाले सचिन पायलट चुप क्यों हो गए? सत्ता की लड़ाई है ये। वो अपने गिरबान में झांक के देखें कि उन्होंने पूरे 5 साल तक सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अपनी ही पार्टी के सामने खड़े हो गए और अपमान की राजनीति को झेलते रहे। ये वो खुद ही सवाल कर लें, तो उसी सरकार का हिस्सा है जिस सरकार के मुखिया ने उन पर राजद्रोह के मुकदमे दागे थे। आज मंत्रिमंडल में वो लोग बैठे हैं जो कल तक राजद्रोही थे, भ्रष्टाचार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17 में दोषी थे, आज वो मंत्रिमंडल में भी बैठे हैं। ये अपने ही नेता से सवाल करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सर आखिरी सवाल है, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है सर कि पंडित नेहरू जिन्होंने इसरो बनाया था, उनके और सरदार मनमोहन सिंह के काल में इतना काम नहीं हुआ जितने पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में हो। देखिए, कोई भी संस्था बनती है तो निश्चित तौर पर जब उसकी प्रगति का एक कालखंड आता है जो स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाता है, इसरो का ये कालखंड, इन 9 वर्षों का कालखंड और विशेष तौर पर ये मंगलायन पर जो आज उपलब्धि प्राप्त की है, इस कालखंड को दुनिया वर्षों तक याद रखेगी। मैं उनके ट्वीट के साथ अपने विचार भी साझा करता हूँ। राठौड़ साहब, मेरा ये सवाल था कि मीडिया बाइट में प्रेस वार्ता में आप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम में वो आपकी खिंचाई करते रहते हैं और आप हाथ जोड़ देते हैं, असहज महसूस करते हो, जवाब नहीं दे पाते। देखिए, मैंने असहज महसूस नहीं किया, पर अगर मुख्यमंत्री जी स्तर का आदमी ये बात कहे कि मैं मेरे भतीजे की शादी में 10 साल पहले उनको कोई आमंत्रण पत्र देने गया और उन्होंने मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम किया और मैं बिना नाश्ता किए आ गया, ये भी अगर पब्लिक डोमेन में जाने की खबर बनती है तो मैंने तो उनके उस विचार और उनकी बुद्धि पर तरस खाकर हाथ जोड़े थे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप इस प्रकार की बात करते हैं। मैंने कल भी, उन्होंने जब बात कही, कल भी मैंने उनको यही शुभकामनाएं दी कि यकायक आपको मैं अपने पैरों पर मजबूती से चलते हुए देख रहा हूं बिना सहारे के, इसलिए मैंने आपको बधाई दी। उस पर भी उनको अगर ऐतराज है तो मैंने तो ये भी कहा था, जब वो उनके पैरों के दोनों नाखून पर महीनों गुजर गए थे, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि 21 दिन बाद में अगर हड्डी टूटी है तो उसका भी केलियस बन जाता है, और उनको नहीं। तो मैंने कहा एम्स के डॉक्टरों को दिखाओ, ये मैंने कही, तो वो कई बार अन्यथा ले जाते हैं। पर आज अगर व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रण किसी को देना और आमंत्रण देने जाना, ये भी, इसको भी अगर वो सार्वजनिक मंच पर कहते हैं तो आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, सिवाय हाथ जोड़ने के क्या करना चाहिए, वो मैं करूँगा। देखिए, आज दौसा में पुलिस आदमी को गोली लगी, राजसमंद के अंदर सरेराह एक श्रवण जो उद्योग का आदमी है, सुनार आदमी है, जिसकी आभूषण की दुकान है, उसको लूटा गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हजारों व्यापारी बाजार में खड़े हैं, ना कानून है ना कानून की व्यवस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री जैसा कितना ही दम्भ भरें, अब दहशतगर्दी जिसको राजस्थान सहन कर रहा है वो ही कानून इस बार चुनाव का मुद्दा बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े भी चीख कर कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था का आमूल चूल जिस प्रकार प्रभाव हुआ है, कानून व्यवस्था धराशायी हुई है, वो आज तक राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है कि इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मुख्यमंत्री जी ने स्थायी गृह मंत्री को भी नियुक्त नहीं होने दिया। उनको अपने ही लोगों की गुप्तचोरी करानी थी, अपनी कुर्सी को बचाए रखना था, और इसके कारण से 200 मिनी मुख्यमंत्री जो पैदा हुए, उनकी डिजायर पर फील्ड पोस्टिंग ऐसे लोगों को मिली पुलिस में जो रक्षक की जगह भक्षक बन गए। मेरा आरोप है कि राजस्थान के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है, रात्रि के 9 बजे के बाद में आप पुलिस कर्मियों को वहां ट्रकों को रोकते हुए देखेंगे, आप किसी बाजार में गश्त करते हुए नहीं देखेंगे। एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के अंदर जितनी चोरियां हुई उनमें से 19% का मात्र चालान होना, बरामदगी तो इससे भी कम परसेंट है, 19% का मात्र चालान होना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान के अंदर चोरी जैसे छोटे अपराध में भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 1 लाख से ज़्यादा ऐसे अपराधी जिनको खुद ने स्थायी वारंट जारी किए हैं, सरकार पुलिस ने खुद ने, पुलिस का दस्तावेज ये कहता है कि 1,09,000 स्थायी वारंटी आज पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। 11,000 से ज़्यादा
और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिनको कहते हैं घोषित अपराधी, वो पुलिस की पकड़ के बाहर है। ये राजस्थान एक तरह से अपराधी और अपराधियों की ऐसगा बन चुका है। सर एक सवाल है मेरा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि भी ये कमियां हैं, इसको अब बीजेपी सरकार आएगी तो उस पर क्या एक्शन लेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिन आधारों पर जो आज कमियां देख रही है, जिन पर तंज कस रही है, जिन पर की आलोचना कर रही है, हम अपने शासन के अंदर उन्हीं को आधार मानकर उनको अमूलचूल ठीक करने की बात करेंगे। हम एक संकल्प पत्र बना रहे हैं जिसमें व्यापक स्तर पर आम आदमी के विचारों को समावेश करते हुए उन संकल्पों की बात करेंगे और उसी आधार पर राजस्थान के नवनिर्माण में लगेंगे और राजस्थान की धराशायी कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। संजय पायलट कहते हैं राहुल गांधी की तरह वो राजस्थान में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन देखते हैं तो यहाँ तो नफरत की दुकान खुली पड़ी है। देखिए, ये मोहब्बत की दुकान आज किस प्रकार के राजस्थान को इन्होंने दिया सबके सामने है। राजस्थान के अंदर अब तक सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक बिगाड़ की घटनाएं कहीं हुई है तो राजस्थान में हुई है। राजस्थान में साइबर क्राइम के अंदर सबसे ज़्यादा मेवात क्षेत्र के अंदर गतिविधियां हो रही है, जो राजस्थान पहले नंबर पर है। वहाँ पुलिस की दखलंदाजी 00 हो गई। ये सारी बातें बताती है कि मोहब्बत नहीं, दहशतगर्दी की दुकान खुल चुकी है राजस्थान के अंदर, जिससे आम आदमी दुखी है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।